के करीब 2 बज रहे थे जब वाघा बॉर्डर के पास उस सुनसान सड़क पर एक ट्रक अचानक से धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ट्रक की लाइट्स बंद हो जाती हैं, इंजन बंद हो जाता है और बाहर से देखने पर लगता था जैसे ड्राइवर ने थक कर कहीं किनारे गाड़ी लगा दी हो। लेकिन ट्रक के अंदर जो हो रहा था वो किसी थके हुए ड्राइवर का काम नहीं था। ट्रक के अंदर बैठा वो इंसान अपनी सीट से नीचे झुककर डैशबोर्ड के पीछे उंगलियां घुसाए कुछ कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और बाहर उस अंधेरी सड़क पर एक जीप की हेडलाइट्स तेजी से उसी ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं। और जब तक वो जीप उस ट्रक के पास आकर रुकती तब तक उस ट्रक ड्राइवर ने वो काम कर दिया था जिसके लिए वो वहां आया था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वो वहां से जिंदा निकल पाएगा? हालांकि मैं जानता हूं कि अब आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर एक ट्रक ड्राइवर उस सुनसान सड़क पर रात के 2 बजे क्या कर रहा था और वो जीप किसकी थी जो उसका पीछा कर रही थी। साथ ही वो ट्रक ड्राइवर कोई ट्रेंड एजेंट तो था नहीं, तो फिर आखिर वो वहां पहुंचा कैसे और उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक पूरी स्पाई नेटवर्क एक ही रात में तबाह हो गई। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1987 के उस दौर से जब पंजाब में हालात बहुत खराब थे। एक तरफ आतंकवाद अपने चरम पर था, दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार भारत के अंदर अपना जाल फैलाने की कोशिश में लगी हुई थी। उस वक्त वाघा बॉर्डर के आसपास का पूरा इलाका एक बारूद के ढेर जैसा था। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं था। और इसी माहौल में अमृतसर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में एक ट्रक ड्राइवर रहता था जिसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत उम्र में 35 के करीब था। उसके पास अपना एक ट्रक था जिसे उसने कड़ी मेहनत से खरीदा था। घर में बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी और एक छोटी सी बच्ची थी जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखी थी। जसवंत का काम था अमृतसर से अटारी तक और कभी कभी वाघा बॉर्डर के पास के गोडाउन तक माल पहुंचाना। रोज का एक ही रास्ता, रोज के एक ही चेहरे, रोज की एक ही जिंदगी। इससे आगे उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जसवंत की एक खासियत थी जो उसके जानने वाले सब लोग जानते थे। वो बहुत गौर से देखता था रास्ते में क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी कहाँ रुकी है, किस जगह पर कुछ अलग नजर आ रहा है। ये सब उसकी नजर में आता था और शायद इसी वजह से उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जो और किसी को दिखाई नहीं दी थी। हुआ ये था कि पिछले करीब 2 हफ्तों से जसवंत ने एक चीज नोटिस की थी। वाघा बॉर्डर के पास जो एक पुराना ढाबा था जहां वो अक्सर रुककर चाय पीता था, उस ढाबे के पास एक पुरानी बिना नंबर प्लेट की मारुति वैन पिछले कई दिनों से खड़ी रहती थी। पहले 1-2 दिन तो जसवंत ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हर रोज वही वैन उसी जगह खड़ी दिखी तो उसके मन में एक खटका हुआ। एक दिन जब जसवंत ढाबे पर रुका तो उसने ध्यान से उस वैन को देखा। वैन के शीशे काले थे, अंदर कोई दिखता नहीं था, लेकिन वैन की छत पर एक बहुत पतला सा तार था जो वैन के पीछे की तरफ से नीचे उतरकर जमीन में कहीं घुस रहा था। उस तार को देखकर जसवंत के मन में कुछ कसक गया। वो तार किसी भी आम गाड़ी का हिस्सा नहीं था। पहले तो जसवंत ने सोचा शायद वो सोच ज्यादा रहा है, लेकिन फिर एक रात जब वो माल डिलीवर करके वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि वही वैन जो दिन में वहां खड़ी रहती थी रात के अंधेरे में उस सुनसान सड़क पर चल रही थी और उसके पीछे पीछे एक और गाड़ी थी। दोनों गाड़ियां बिना लाइट्स के चल रही थीं, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कोई नहीं देखे। इसलिए उस रात जसवंत घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कहा, सोने से पहले एक काम है, और वो सीधा निकल गया अपने पड़ोसी के घर की तरफ जो पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल था। जसवंत ने उसे वो सब बताया जो उसने पिछले 2 हफ्तों में देखा था। अगली सुबह दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां के एक सीनियर ऑफिसर ने जसवंत की बात सुनी, कुछ नोट्स लिए और उसे बोला, तुम जाओ, हम देखते हैं। जसवंत को लगा बात खत्म हो गई। वो वापस अपने ट्रक पर बैठा और निकल गया। लेकिन उस रात उस ऑफिसर ने वो सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेज दी और IB ने जब वो इंफॉर्मेशन रॉ तक पहुंचाई तो रॉ के अफसरों के कान खड़े हो गए। दरअसल रॉ को पिछले कुछ महीनों से एक बात की भनक थी कि ISI ने पंजाब बॉर्डर के पास एक ऐसा कम्युनिकेशन सेटअप लगाया है जिसके जरिए वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को रियल टाइम में भारत की फौजी मूवमेंट की जानकारी भेज रहे थे। लेकिन ये सेटअप कहाँ है इसका पता नहीं चल रहा था और जसवंत की बताई हुई वैन, वो पतला तार, रॉ को लगा कि शायद यही वो लिंक है जिसे वो इतने महीनों से ढूंढ रहे थे। लेकिन सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की बात पर एक्शन लेना इतना आसान नहीं था। सबूत चाहिए था और सबूत लाने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उस वैन के पास नेचुरली आ जा सके बिना किसी को शक हुए। और उसी रात रॉ के एक ऑफिसर ने जसवंत के घर का दरवाजा खटखटाया। जसवंत ने दरवाजा खोला तो सामने एक सादे कपड़ों में एक आदमी था जिसने सिर्फ इतना कहा, अंदर बात करनी है, अकेले। उस ऑफिसर ने जसवंत को बताया कि उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है और अगर वो वैन सच में वही है जिसका उन्हें शक है तो ये पूरे पंजाब की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर उसने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है सिर्फ एक काम के लिए। तुम रोज उस ढाबे पर रुकते हो, तुम्हारा वहां आना जाना नॉर्मल है,
हमें बस इतना चाहिए कि तुम एक बार उस वैन के बिल्कुल पास अपना ट्रक रोको और हमारे एक आदमी को मौका दो कि वो उस वैन के नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा सके। जसवंत का दिल धक से रह गया। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, अगर वो लोग देख लें तो? उस ऑफिसर ने कहा, इसीलिए तुम हो, तुम वहां रोज रुकते हो, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, बस नॉर्मल रहना। जसवंत उस रात सो नहीं पाया। एक तरफ डर था, इतना बड़ा डर जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसकी माँ थी, पत्नी थी, वो छोटी बच्ची थी जो अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखी थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी था। वो पंजाब जहां वो पला बढ़ा था, वो सड़कें जहां उसने अपने ट्रक के पहिए घुमाए थे, वो लोग जिनके घरों तक उसने रोजाना माल पहुंचाया था। उन सब के बारे में सोचते हुए जसवंत ने उस रात एक फैसला किया। अगली सुबह उसने हाँ बोल दी। जो प्लान बनाया गया वो सिंपल था। जसवंत रोज की तरह उस ढाबे पर रुकेगा। रॉ का एक आदमी ढाबे पर एक आम कस्टमर की तरह बैठा होगा। जसवंत जैसे ही अपना ट्रक उस वैन के पास रोकेगा, वो आदमी उठकर जसवंत के पास आएगा, जैसे कोई पुराना जान पहचान वाला मिल गया हो। उस बीच रॉ का दूसरा आदमी वैन के नीचे ट्रैकिंग डिवाइस लगाएगा। पूरा काम 2 मिनट का था, लेकिन जिंदगी में सबसे खतरनाक वो 2 मिनट होते हैं जिनमें सब कुछ दांव पर लगा हो। जिस दिन ये ऑपरेशन होना था, उस दिन सुबह से ही जसवंत के हाथ कांप रहे थे। उसने चाय पी, ट्रक में बैठा और निकल पड़ा। ढाबे पर पहुंचकर उसने ट्रक रोका, नजर घुमाई, वो वैन वहां थी, अपनी उसी जगह पर। ढाबे के अंदर रॉ का आदमी एक कॉर्नर में बैठा चाय पी रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। जसवंत ट्रक से उतरा, स्लोली उस वैन की तरफ बढ़ा और अपना ट्रक वैन के बिल्कुल बगल में लगा दिया, इतने पास कि दोनों गाड़ियों के बीच बस एक आदमी निकल सके। जसवंत ढाबे में गया, चाय मांगी। रॉ का आदमी उठकर उसकी तरफ आया, हाथ मिलाया, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। दोनों बातें करने लगे। बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल था। उसी वक्त वैन के दूसरी तरफ से रॉ का तीसरा आदमी आया और वैन के नीचे झुक गया। वो 2 मिनट जसवंत को 2 साल जैसे लगे, लेकिन तभी वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वैन का दरवाजा खुला, वैन में से एक आदमी बाहर निकला। उसकी नजर सीधे वैन के नीचे झुके हुए रॉ के एजेंट पर पड़ी। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया और उसी एक पल में जसवंत के दिमाग में उसकी माँ का चेहरा आया, बच्ची का चेहरा आया, और फिर उसने वो किया जो शायद किसी ने उससे नहीं कहा था। वो जोर से बोला, अरे भाई साहब, आपकी गाड़ी के पहिए से कुछ आवाज आ रही थी। मेरा ये दोस्त मैकेनिक है, देख रहा था कि कहीं पंक्चर तो नहीं। वैन वाला आदमी रुका। उसने रॉ के एजेंट को देखा जो अब उठकर खड़ा हो गया था और हाथ में एक पुराना सा टायर प्रेशर गेज था। वैन वाले ने एक लंबी नजर डाली, फिर धीरे से बोला, ठीक है, और वापस वैन में बैठ गया। ट्रैकिंग डिवाइस लग चुकी थी। जसवंत ने चाय का पैसा दिया, ट्रक में बैठा और वहां से निकल गया। ढाबे से निकलते ही उसने ट्रक किनारे रोका। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो स्टीयरिंग नहीं पकड़ सकता था। वो बस सड़क किनारे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, डर के नहीं, राहत के। उस ट्रैकिंग डिवाइस ने रॉ को वो सब दे दिया जो उन्हें चाहिए था। अगले 2 हफ्तों में उस वैन की मूवमेंट्स ट्रैक की गईं। पता चला कि वो वैन एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थी जो पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भारतीय फौज की मूवमेंट की जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। उस नेटवर्क में कुल 9 लोग थे और उन 9 में से 7 को अलग अलग जगहों से एक ही रात में उठा लिया गया। बाकी 2 पाकिस्तान भाग गए। जो इन्फॉर्मेशन वो नेटवर्क पाकिस्तान को भेज रहा था, अगर वो कुछ और महीने चलती रहती तो उसके नतीजे क्या होते ये बताना मुश्किल है। लेकिन वो नहीं हुआ, और नहीं हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर की नजर एक ऐसी वैन पर पड़ गई थी जिस पर और किसी की नजर नहीं पड़ी थी। जसवंत सिंह को कोई मेडल नहीं मिला, कोई सेरेमनी नहीं हुई। उस रॉ ऑफिसर ने जसवंत से आखिरी बार मिलकर सिर्फ इतना कहा, जो तूने किया वो बहुत लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन ये बात यहीं रहेगी। जसवंत ने सिर हिलाया और वापस अपने ट्रक पर बैठ गया। उसी रात जब वो घर पहुंचा तो उसकी बच्ची दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपनी बच्ची को उठाया, एक लंबे वक्त तक उसे गले से लगाए रखा और कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पूछा, आज देर कैसे हो गई? जसवंत ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। आज भी उस कस्बे में जसवंत सिंह का ट्रक उन्हीं सड़कों पर चलता है, वही रास्ते, वही ढाबे, वही वाघा बॉर्डर के पास की सड़कें। लोग उसे एक आम ट्रक ड्राइवर की तरह जानते हैं। कोई नहीं जानता कि उस आम से दिखने वाले इंसान ने एक रात अपनी जान दांव पर रखकर एक पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया था। वो कहते हैं कि कुछ जंगें टैंक्स और मिसाइल से नहीं, एक चाय की दुकान पर रुके हुए एक ट्रक ड्राइवर की तेज नजर से जीती जाती हैं। जसवंत सिंह उन्हीं लोगों में से था जिनका नाम कोई किताब नहीं लिखती, जिन्हें कोई स्टेज पर नहीं बुलाता, लेकिन जिनके बिना शायद ये कहानी कुछ और ही होती।